नाज़रीन आदाब, जनादेश 2024 के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज मेरे साथ प्रोग्राम में फिर से दो शख्सियतें शामिल हो रही हैं, दो पॉलिटिकल एनालिस्ट शामिल हो रहे हैं। तो आइए मैं आपका तारुफ कराए देता हूं। मेरे बाएं हाथ में बिल्कुल मेरे साथ में बैठे हुए हैं जुल्फ़िकार माजिद, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और ऑब्वियसली एक सियासी तजियाकार भी है, और उनके बराबर में बैठे हैं प्रोफेसर कुल मोहम्मद वानी साहब। इनसे भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और आज भी किसी इंस्टीट्यूट के साथ गालिबन ही इज़ एफिलिएटेड, और अभी भी टीचिंग का जो सिलसिला है इनका वो जारी है। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों की जो इंसाइट्स हैं, इन दोनों की जो एक्सपर्टाइज है, उससे इस्तेफादा करेंगे ये समझने के लिए कि ये जो इलेक्शंस चल रहे हैं इस वक्त जिस फेज़ में हम आ चुके हैं, तो उस चीज़ को ये कैसे देख रहे हैं, कैसे ये देखते हैं कि हाउ political slogans or the political claims by different political parties are resonating with the actual voters on ground. जी जुल्फी, कैसे आप देखते हैं इस सब को आज की डेट में, आज की तारीख? देखिए रूप साहब, अब शायद 5 दिन रहे हैं बाकी। जी आज 8 में है और बिल्कुल 5 दिन के बाद श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है। वो एक फॉर्मल इनिशिएशन होगी इस इलेक्शन की एज फार एज वैली इज कंसर्न्ड, क्योंकि अभी अनंतनाग वाला तो थोड़ा डिले हो गया, डेफर हो गया 25 में। तो अभी आप देख लीजिएगा कि डाउनटाउन श्रीनगर, ओल्ड सिटी श्रीनगर, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग इलेक्शन या इलेक्शन के बगैर भी इट वाज सॉर्ट ऑफ नो गो जोन फॉर देम। तो आज वहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गए, वहाँ पे अल्ताफ बुखारी साहब गए, वहाँ पे वहीदुर रहमान परा साहब गए, वहाँ पे आगा रूहुल्ला साहब गए, और बहुत सारे बाकी छोटे बड़े लीडर पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं वहाँ पे बैनर्स है पॉलिटिकल पार्टीज के, बंटिंग्स। तो वहाँ पे वो इलेक्शन का ये लग रहा है माहौल जैसे बाकी एरियाज में होता था। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। कश्मीर वैली में पोस्ट 96 बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं और अच्छी खासी गहमा गहमी भी होती थी, लेकिन इस बार पहली बार डाउनटाउन श्रीनगर में वो गहमा गहमी नजर आ रही है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अभी अल्ताफ बुखारी साहब जामिया मस्जिद गए थे, तो दिस इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि ऐसी जगहों पे इन लीडरों का जाना इट गिव्स ए मैसेज कि ग्राउंड सिचुएशन जो है विजा विद सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स इट हैज इंप्रूव्ड पोस्ट 2019। जी प्रोफेसर साहब, अब की बार जब हम देखते हैं ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं एज फार एज कश्मीर वैली इज कंसर्न, और फॉर दैट मैटर इवन जम्मू एंड कश्मीर को भी अगर हम देखते हैं, तो एक चेंज्ड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है जिसमें ये इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उस सब को आप कैसे आंकते हैं बहसियत एकेडमिक के? देखिए चेंज्ड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट एंड चेंज्ड पॉलिटिकल सर्कमस्टांस है। नहीं, बेहतर यही रहेगा कि हम एक चेंज्ड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जी, और उसमें दो राय है नहीं। पोस्ट 1919 जो अगस्त 2019 का जो मतलब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट में जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हमेशा इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज जो कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरल है जी। तो उस लिहाज से ये एक बैरोमीटर होता है। ये बैरोमीटर होगा इसलिए भी इस इलेक्शन के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस भी हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि बाकी इलेक्शंस जो भी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, विलेज लेवल एटसेट्रा, वो भी हो सकते हैं। तो एक सिचुएशन अनफोल्ड होगी। एक दूसरी बात यह है कि 2019 के बाद एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। इसका सबसे ज़रा इम्पैक्ट जो था 2019 का, वो यूनिटेरियन पॉलिटिक्स पर था, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर था, क्योंकि एसिमेट्रिकल फेडरल सिस्टम जो आर्टिकल 370 रिप्रेजेंट करता था वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का प्लैंक था, वो तो सेपरेटिस्ट का नहीं था जी। वो तो इवन ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज, मान लीजिए इवन कांग्रेस एंड व्हाट यू कॉल एज बीजेपी, उनका भी नहीं था जी। लिहाजा ये पार्टीज कैसे अपने आप को सिचुएट करेंगे इस सिचुएशन में?
उस लिहाज से ये दूसरी एक मतलब मैं कहूँगा कि एक दूसरा पॉइंट है कि ये इलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत हद तक जो इमोटिव और सेंटिमेंटल इश्यूज हुआ करते थे कश्मीर के पॉलिटिक्स में जी, वो तो कम हो गई। जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो गई, जी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि काल की सिचुएशन क्या होगी, बिकॉज ये लास्ट वर्ड इन पॉलिटिक्स इज नेवर सेड। जी, 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 बिल्कुल। तो बट फॉर द टाइम जो इस वक्त ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इसमें ये है कि इमोटिव और इमोशनल सेंटिमेंटल इश्यूज जो है उन्होंने बैक सीट ली है, और कॉन्क्रीट जो रियल लाइफ सिचुएशन फेस करते हैं लोग, जी, इलेक्ट्रेट वोटर्स, जी, वो इश्यूज लेके पार्टीज जाती हैं। अब आपने कहा कि भाई डाउन टाउन एटस्ट्रा, ये तो ठीक है, ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि मैं एक्चुअली गया नहीं कि पब्लिक श्रीनगर के इंटीरियर एरियाज में जो पब्लिक मीटिंग्स हैं वो लिमिटेड होती है। अलबत्ता मैंने जो कुपवारा, अनंतनाग, बाकी जो स्मॉलर टाउन्स में जो पब्लिक मीटिंग्स है, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, जी, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत होती है। जी, लेकिन श्रीनगर के इंटीरियर, जिसको आप ओल्ड टाउन कहते हैं, ओल्ड सिटी कहते हैं, उसमें अभी भी ये मैं limited हद मतलब तक। आई विल कि मुझे आई एम नॉट सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि 2019 के बाद एक पैराडाइम है, सिक्योरिटी पैराडाइम, जी, लार्जली जी, जी, आपका पॉलिटिकल, जिसने पॉलिटिकल पैराडाइम को रिप्लेस किया। जी, जी, इलेक्शन जो इस वक्त है फिलहाल जी, सिक्योरिटी पैराडाइम ही डोमिनेंट रहेगा, लेकिन ये जरूर होगा कि इस इलेक्शन के बाद वट एवर इट इज रिजल्ट, जी, जब आप स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन की तरफ जाएंगे जी, और पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा डीपन हो जाएगी, वाइडर बन जाएगी, पार्टिसिपेटरी बन जाएगी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पैराडाइम जो है वो उसकी प्राइमेसी आएगी, जी, वो सामने आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इश्यूज जो शायद ओपनली, ट्रांसपेरेंटली सामने नहीं आते हैं, उन पर बात नहीं होती है, बात हो सकती है उस पर, लेकिन फॉर द टाइम में ज़रूर ये है कि काफ़ी मुश्किल था ये वोटर्स के लिए, लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खासकर रीजनल और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के लिए, कि 2019 के बाद पीसेस को पिकअप करना। जी, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो ग्रेजुअली, इंक्रीमेंटली वो पीसेस पिकअप करते हैं और एक डायरेक्शन में ये इलेक्टोरल प्रोसेस जा रही है। जी, जी, जुल्फिकार, मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि जो डायरेक्शन हमारी ये डिस्कशन ले चुकी है वो ये कि हम ये कह सकते हैं जिस तरह से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इट वाज सॉर्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर बीजेपी, और उनने किया, दे हैड गॉट द मेजॉरिटी एंड दे डिड इट। अब उसी तरह से ये एक आर्टिकल, इसकी जो स्ट्रेंथनिंग है, इसकी जो कंटिन्यूटी है, वो एक आर्टिकल ऑफ फेथ थी हमारी रीजनल पार्टीज के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो। तो अब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन होनी ये हो चुकी है, तो ये जो चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है उसमें, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि कैसे एनसी और पीडीपी पर्टिकुलरली या बाकी जो रीजनल फोर्सेस हैं वो खुद को कैसे सिचुएट कर रही हैं, और आप इसको कैसे देख रहे हैं, हाउ डू दे सिचुएट देमसेल्व्स इन दिस चेंज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन, और किस तरीके से फिर वो इस चीज को लेकर के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए रूप साहब, जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी बताया कि इमोटिव या सेंटिमेंटल जो स्लोगन्स थे, फॉर टाइम बिंग दे हैव टेकन बैक सीट। तो ये ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, कोट अनकोट आज़ादी, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, ये तो सारे इमोशनल स्लोगन्स थे। जी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ऑन ग्राउंड, ये तो कभी पॉसिबल नहीं थे। शायद आप या प्रोफेसर साहब मुझसे डिफर करेंगे, बट कब ये पॉसिबल था? हमेशा यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो इमोशंस पे और सेंटिमेंट्स पे चलाई गई। बट इजंट दैट ट्रू फॉर द पूरे सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स इमोशंस पे ही? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बाकी अभी उस हद तक का पॉलिटिकल रियलिज्म हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है जैसा हम वेस्ट में देखते हैं। बट वी हैड टू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर दिस, जो ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स थी, वी हैड टू पे अ ह्यूज प्राइस। Yes, we have paid a huge price. 50,000 people because of this sentimental politics.
तो वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स अगर कल ये पीडीपी या एनसी या जो भी रीजनल पार्टीज है, अगर वो फिर से वही सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि वो यहाँ के लोगों के साथ वो बहुत बुरा कर रहे हैं. दे शुड बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, और वो ऑनेस्टली लोगों को ये बताना इनके लिए जरूरी है कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट. इज इट पॉसिबल आई आस्क यू, आई आस्क प्रोफेसर साहब, इज इट पॉसिबल कि कल को रिजीम चेंज हो जाएगी दिल्ली में तो दे विल ब्रिंग बैक आर्टिकल 370? नो, बिग नो. तो आप इस के पीछे आप क्यों लोगों को और मरवाओगे जी? इतने साल में आई एम सॉरी टू से प्रोफेसर साहब बैठे हमारे यहाँ पे जी, इज रेस्पेक्टेबल एकेडमिशियन. तो मेरा एक गिला है ऐसे लोगों के साथ जो इंटेलेक्चुअल्स थे यहाँ पे, दे कुड नेवर स्पीक ट्रूथ. ये नहीं कभी ये सच नहीं बोल पाए. मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल आई एम इंक्लूडेड इन दैट. आई एम ए जर्नलिस्ट फॉर लास्ट 21 ईयर्स. जी. हम सच क्यों नहीं बोल पाते? हमें सच बोलने से डर लगता है. अगर हम सच बोलेंगे, अगर हमारे पॉलिटिशियन सच बोलेंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे. तो इसीलिए वो ये इमोशंस और सेंटिमेंट्स का सहारा ले रहे हैं. ठीक है, सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स इसी पे चलती है, आपने सही फरमाया. अभी बाकी स्टेट्स में इलेक्शन है, सब कॉन्टिनेंट में हर जगह यही होता है. लेकिन किसी जगह इस पे 50,000 लोगों की जाने नहीं गई, करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जाया नहीं होगी. कितने सारे लोग हैं जो क्रिपल हो गए पूरी लाइफ के लिए. बट ठीक है जुल्फिकार, आपकी बात हम लेते हैं कि एज फार एज सर्टन इमोटिव इश्यूज लाइक ऑटोनॉमी या सेल्फ रोल वगैरह हैं, उनकी तो अब बात नहीं होती. बट अगेन ये जो एब्रोगेशन है, इसी के इर्द गिर्द तो एनसीपीडीपी अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. दे हैव मेड इट इनटू ए रेफरेंडम. ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं कि you are either with the abrogation or you are against the abrogation, and those who are against the abrogation should vote for us. Isn't this how they are playing it? मुझे दिखाइए इनके मैनिफेस्टो में कहां पर है वो. नहीं, मैनिफेस्टो में लोगों को बता रहे हैं जो पॉलिटिकल नहीं, ये दिल्ली में एक बात कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली आज तक यही होता रहा है, दिल्ली में एक बात कर रहे हैं और यहां पे आके लोगों को 370 के नाम पे भड़का रहे हैं. कहां पे उन्होंने मैनिफेस्टो में बात की है? कांग्रेस ने कहां पे बात की है वी विल रेस्टोर 370? आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए. एनसी तो इंडिया अलायंस में है ना. जी जी. तो कोई उनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है कि वहां पे क्यों नहीं है रेस्टोरेशन ऑफ 370? इनफैक्ट वो तो एज फार एज पीपल्स कॉन्फ्रेंस मैं जानता हूं कि वो पब्लिकली चैलेंज कर रहे हैं एनसी को कि गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम कांग्रेस. एब्सोल्युटली. कि दैट दे विल रेस्टोर आर्टिकल 370. बिल्कुल. ये तो आप किसी कुपवारा के या हंदवारा के या अनंतनाग के गांव में जाके 100 लोगों के सामने बड़ी जज्बाती तकरीर करोगे कि हम जी 370 लाएंगे, हम जी ये करेंगे, हम जी वो करेंगे. वो जाके दिल्ली में ये बात करे. 3 साल पार्लियामेंट, 3 मेंबर थे एनसी के पार्लियामेंट में जी. कुछ कर पाए वो? कभी उन्होंने बात की वहां पे? तो अब जाके वो क्या करेंगे? 3 तो वो पहले ही थे, अब तो 300 नहीं बन रहे ना, वो 3 ही जाएंगे. शायद इस बार 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे. तो इस बार क्या करेंगे वो? कौन सा इनकलाब लाएंगे पार्लियामेंट में जाके वो? उनको सच बोलना चाहिए लोगों को. जी 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 जुल्फिकार, आई इफ आई ट्राई टू बी प्योरली न्यूट्रल एंड विदाउट टेकिंग अ स्टैंड फॉर और अगेंस्ट एब्रोगेशन, लेकिन आपने जो एक सवाल किया है मैं प्रोफेसर साहब की तरफ आऊँगा कि प्रोफेसर साहब क्या पॉलिटिक्स में तो हम ये नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज यू पॉलिटिक्स में तो सब कुछ, हम तो कहते ही हैं ना कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी. तो जैसा कि जुल्फिकार कह रहे थे कि इज रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 या मे बी नॉट रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 बट ऐसी कुछ गारंटीज तो फ्यूचर में भी तो आ सकती हैं ना कि इफ देयर इज चेंज ऑफ रिजीम और मे बी इफ देयर इज चेंज इन द कॉम्बिनेशन that is there in the center or that is there in the state or now. देखिए रूप साहब, आर्टिकल 370 की एक बड़ी मिजरेबल हिस्ट्री थी जी. हाँ, जिसकी वजह से मतलब ये आम लोगों के जहन में आ गया जम्मू कश्मीर में और रेस्ट ऑफ द कंट्री में, जो इस पर पॉलिटिसाइजेशन भी हुई और भी चीज़ें हुई. हाँ, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको इस तरीके से नहीं देखा कि ये एक रियल फेडरल सिस्टम जो होता है जी, या जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में एसिमेट्रिकल फेडरल सिस्टम जिसको हम कहते हैं जी. और अमेरिकन फेडरलिज्म जो है वो पूरा अमेरिका की 50 स्टेट जो है जी.
50 स्टेट्स के अपने 50 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जी फ्लैग्स हैं, जी और जुडिशरी भी डिसेंट्रलाइज्ड है, जी और भी बहुत सारी चीजें। जी आप कनाडा में जाओ, कनाडा के पास भी क्यूबैक एरिया में जी, आप जानते जी, हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्टूडेंट रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड एटसेट्रा। और कितने लोगों को ये पता होगा कि इंडियन यूनियन में कर्नाटका का अपना फ्लैग है, कर्नाटका स्टेट का, बट दिस फ्लैग इज बीइंग अनफर्ल्ड ऑन द डे विच इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द फाउंडेशन डे ऑफ कर्नाटका स्टेट। जी और पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, आर्मी का अपना फ्लैग, यूनिवर्सिटियों का अपना फ्लैग, ये सब चीजें। अच्छा, फिर 370 को छोड़कर आप 371 को लीजिए। 371 ए बी सी डी ई एफ जी जी अब दो चीजें हैं जिनमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक जमाना था जब आप कहते थे कि भाई, एक जमाना क्या, आज भी भाई, जैसे कश्मीर इशू, जी देन वी स्टार्टेड सेइंग देयर आर कश्मीर रिलेटेड इश्यूज। जी ठीक है। जी दूसरा ये है कि जैसे आर्टिकल 370, देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल 370। जी आर्टिकल 370 को आप इस पर एकेडमिक डिस्कशन करने की यहां जरूरत नहीं है, लेकिन देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल 370। फॉर एग्जांपल आप नागालैंड को लीजिए। जी नागालैंड जो कवर करता है आर्टिकल 371 आगे जाके, दे हैव कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज ऑल्सो। आपका हिमाचल प्रदेश जो हमारी नेबरिंग स्टेट है, जी जो कुल्लू कांगड़ा एरिया है वहां पर, और शिमला, जी वहां पर बाहर वाले लैंड नहीं ले सकते। इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंट्री में, इंडिया जैसे, मतलब इट्स ए कॉन्टिनेंट, जी ह्यूज कंट्री में सब कंटेंट तो कहते ही हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं जो कहीं ना कहीं वही थे जो आर्टिकल 370 में थे। जी अब यह है कि 371 जो है उस पर इतनी हीट जनरेट नहीं हुई जितनी 371 पर हुई, और शायद वो इस वजह से भी हुई कि कश्मीर जो था इसके कुछ और भी डायमेंशंस थे जिसकी वजह से वो हुआ, या मे बी देयर कैन बी अदर रीजंस। लेकिन मैं ये जरूर एक बात कहूं आपको कि वो ये है, आप लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रिंसिपल स्टैंड है। मैं साउथ एशियन स्टडीज का स्टूडेंट रहा हूं, आप खुद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्टूडेंट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सक्सेसिव गवर्नमेंट का एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट must implement 13th amendment so that the Tamils in the northeast of Sri Lanka are their identity urges are accommodated। जी अभी विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट यहां आए दिल्ली में तो दोबारा उस पर बात हुई। What is government of India asking Sri Lanka to do there? That Tamils के जो अर्जेस हैं, आइडेंटिटी, एस्पिरेशंस, डिग्निटी के इश्यूज, जस्टिस के इश्यूज, वो रिजॉल्व कर लीजिए। जी जब आप एक छोटी कंट्री को, जो वर्चुअली, मतलब हमारी एक अलग सॉवरेन हमारी नेशन है, हिंदुस्तान की एक स्टेट यूपी के बराबर भी नहीं है, जी ये कहते कि साहब ये जरूरी है एथनिक एस्पिरेशंस को, या इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इंडियन स्टेट यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ देयर राइट्स ऑफ ईस्ट बंगालीज, जी व्हाट बिकेम सब्सिक्वेंटली द बांग्लादेश। जी तो लिहाजा इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आप 370 रिलेटेड इश्यूज इस तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो शायद इश्यूज को डिस्कस करना आसान होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। लिहाजा इस लिहाज से मैं ये कहूंगा, आई डोंट नो हाउ एक्चुअली पॉलिटिकल विंड्स आर गोइंग टू ब्लो, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि एक दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जी जिसमें, क्योंकि मसला ये है कि भाई व्हाट इज लद्दाख आस्किंग फॉर, एंड व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज होम मिनिस्ट्री एक्चुअली डिस्कसिंग विद द लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स। जी लद्दाख की सिचुएशन में ऐसी कुछ चीजें आई जो हमने कभी देखी नहीं। लेह और कारगिल के दरमियान हमने इतनी स्ट्रांग अलायंस कभी देखी नहीं, हालांकि उनका देवर बेनिफिशियरीज, देवर आस्किंग फॉर यूनियन टेरिटरी, दे गॉट इट, जी बट नाउ दे हैव कास्टेड देयर नेट वाइडर। वाई? शायद उनको लगता है कि भाई नौकरियों का मसला है, क्योंकि आजकल पब्लिक सेक्टर में बहुत कम नौकरियां हैं, लिहाजा ये एक, अब इमोटिव इश्यूज दूसरे हैं। जी इमोटिव इश्यूज जो ओल्ड थे उनमें इकोनॉमिक कंटेंट कम था, जी
آج کل جو ایموٹیو ایشوز ہے اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرلائن جی جی the new emotive issues have economic content and developmental content at its core, economics at its core. And in fact یہ تھوڑی بہت زیادہ ایکیڈیمکس کی طرف گئی یہ ڈسکشن. تو یہ جتنا کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں مطلب ود ریگارڈ ٹو لوگوں کی جو ایتھنک ایسپائریشنز ہیں یا دیئر کنسرنز ود ریگارڈ ٹو جابس, ود ریگارڈ ٹو دیئر آئیڈینٹی, وہ خالی ایتھنسٹی نہیں ہے اور بھی بہت سارے اس میں چیزیں ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں اب کے جو ہم الیکشنئرنگ دیکھ رہے ہیں اس میں پبلک ڈومین میں آ رہی ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں ان چیزوں کو لوگوں کے ساتھ؟ روسا پہلے میں سوری آئی گاٹ ایموشنل کیونکہ میں آئی ہیو بین رپورٹنگ کشمیر فار لاسٹ 21 ایئرس. تو میں نے 21 سال میں جو بھی یہاں کی ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہے آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. شاید اس سے پہلے بھی جو کالج لائف تھی, اسکول لائف تھی, تو آئی ایم سوری. تو جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک تو ہے آرٹیکل 370, دین دیئر از ایشوز ریلیٹڈ ٹو آرٹیکل 370. تو یہی پیکیج کر کے اگر پولیٹیکل پارٹیز لینڈ رائٹس, جابس اور یہ ساری چیزیں جیسے لداخ میں ان کی جو چل رہی ہے وہ 6th شیڈول مانگ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ give us certain protections so that جو ہماری ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے, ڈسٹنکٹ کلچر ہے, وہ سیف گارڈ ہو. Maybe it may be acceptable to government of India or we may able to جو ہمارے باقی اسٹیٹس میں there are people who will support these demands. لیکن یہ لے کے جو 370 جو ہم واپس لائیں گے, nobody is going to give it back in that shape, in that form. تو وہی اونس لائز آن پولیٹیکل پارٹیز جو بھی اسپیشلی این سی اینڈ پی ڈی پی, کیونکہ دو یہی مین ریجنل پارٹیز ہیں یہاں پہ, کہ دے شوڈ سٹ, دے شوڈ برین اسٹارم. سارے انٹلیکچوئل جو بھی ہمارے کشمیر میں جو بھی سول سوسائٹی ہے, دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ کوئی ایسا فارمولا وہ بنائے وچ ول بی ایکسیپٹیبل ٹو گورنمنٹ آف انڈیا. صحیح بات ہوئی, یہاں پہ بھی الیکشن ہو رہا ہے آج 5 سال کے بعد, تو پیپل آر بریدنگ اے لٹل, تھوڑا سا ان کو وہ اسپیس مل رہا ہے اپنی بات کرنے کے لیے. وی شوڈ فائٹ فار آور رائٹس تھرو نان وائلنٹ مینس, اینڈ ووٹ از دا بیسٹ پاسبل وے ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, ابھی آج پارلیمنٹ الیکشن ہے, تو شاید اس کے بعد آج نہیں ہوں گے, سال کے بعد 2 سال جب بھی ہوں گے, اسمبلی الیکشن ہوں گے, پنچایت الیکشن ہوں گے, ان میں یہاں کے پولیٹیشینز کو این سی اور پی ڈی پی پہ یہ ذمہ داری ہے, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ دے شوڈ پیکیج اٹ ان اے وے جو ہماری ڈیمانڈس ہے, جو ہمارے یہاں پہ کامن مین از ناٹ بادرڈ اباؤٹ 370, ہی از بادرڈ اباؤٹ لینڈ رائٹس, جابس. اس کو وہ انسیکیورٹی اس وجہ سے لگ رہی ہے. ادروائز 370 کیا تھا, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ایک ٹول بنایا تھا ٹو لوٹ دا ریسورسز آف جموں اینڈ کشمیر. آئی ایم سوری ٹو سے یہی ہوتا تھا. انہوں نے پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگس کو, جموں اینڈ کشمیر بینک کو, ہر چیز کو اپنا ATM بنا کے رکھا تھا, اور 370 کے نام پہ یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اب 370 ہو کے بھی جو بھی لاز گورنمنٹ آف انڈیا کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے ہوتے تھے, لیٹسٹ ہے ہمارا GST 2017 میں وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوا, تو اس ٹائم پہ 370 سیف گارڈ کیوں نہیں تھا؟ تو 370 اس ٹائم پہ یہ ہمیشہ 70 سال میں 370 آرٹیکل 370 پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں پہ پہلے نیشنل کانفرنس تھی, پھر PDP آ گئی, تو انہوں نے ایک ٹول بنایا تھا اس کو اپنے لیے. تو کامن مین از ناٹ بادرڈ اباؤٹ 370. ہاں, کامن مین کی پرابلمس ہیں, لیکن اس کو یہ سامنے یہ بول رہے ہیں کہ دیکھیں جی 370 چلا گیا, اس وجہ سے آپ کو یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 370 میں جو بھی باتیں تھی پہلے, اس کے کتنے چیزیں جو ایروڈ ہوئی تھی جورنگ کانگریس ریجیم, 370 میں رہا کیا تھا جو یہ ہوا. اب پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ جو الیکشن آج کل چل رہا ہے یا اس کے بعد بھی جو الیکشنز ہونے والے ہیں, تو دے شوڈ اسپیک ٹروتھ بیفور پیپل آف کشمیر. اب اس جھوٹ کے سہارے, ایموشن سینٹیمنٹس کے سہارے وہ کب تک الیکشن لڑتے رہیں گے, جیتتے رہیں گے اور لوگوں کو مرواتے رہیں گے. جی پروفیسر صاحب, یہ جو ذوالفقار کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں, ہم اگر آرٹیکل 370 کو بھول بھی جاتے ہیں, دیٹ از گون اینڈ دیٹ از ڈن فار ناؤ. حالانکہ NCPDP بات تو کر رہے ہیں کہ وہ اس کو یہاں تک کہ پبلک اسپیچ میں انلیگل کہہ رہے ہیں, انلیگل ایبروکیشن کہہ رہے ہیں, حالانکہ ایز آن ڈیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا ہیز اپ ہیلڈ دا لیگیلٹی آف دیٹ ڈیسیجن. اور نہ تو NC نے اور نہ ہی PDP, نہ ہی کسی اور پارٹی نے ابھی تک کوئی ریویو پٹیشن فارملی داخل کری ہے اس ڈیسیجن کو چیلنج کرنے کے لیے, اس کو ریویو کرانے کے لیے. تو ایز آن ڈیٹ
It is legality is upheld by the Supreme Court. That thing apart. تو کیسے NCPDP یا جو باقی ریجنل فورسز ہیں کیسے ری پیکیج کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل میسیجز کو ود ریگارڈ ٹو پیپلز انسیکیورٹیز ویزا وی دیئر ایتھنسٹی, ویزا وی دیئر جابس, ویزا وی اکنامکس یا جو باقی کنسرنس ہیں. دیکھیے اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ فرسٹ آف آل چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں یہ پروگرام, ہم بھی بہرحال جی وی آر آلسو اسٹوڈنٹ ہیں. میں یہ کہوں کہ سپریم کورٹ کا جہاں آپ نے ریفرنس دیا کہ سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا, اسی سپریم کورٹ نے 2 بار اس سے پہلے بھی آرٹیکل 370 کو اپہولڈ کیا تھا. جی سیم سپریم کورٹ. جی جی 2 ججمنٹس ہیں آلریڈی, جن کے 3 ہے. لہذا یہ کہ سپریم کورٹ وغیرہ جو ہے اس میں, اور بہت سارے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ لیگیلٹی یا لیگل پرزم سے ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے. پیورلی لیگل پرزم سے. میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ پولیٹیکل اسپیچز میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللیگل ہے, بٹ اگر کوئی چیز اللیگل ہے اس کی لیگیلٹی. یہ تو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے پورے جتنے بھی لائر سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے وہ تو کشمیری نہیں تھے. جی ٹاپ جورسٹس جو تھے جنہوں نے اس کو مطلب وہاں, اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا میں جو جتنے بھی آرٹیکلز پبلش ہوئے, باقی چیزیں, کتنی کتابیں لکھی گئی اس پر. I mean there are people for it, there are people who actually it. Yes. It is not that کہ ایسا ہے کہ there is only one opinion on it. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت at this point of time there are other very important issues جن کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے, جن پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آرٹیکل 370 اس حد تک زیادہ ایموٹیو ایشو یہاں تھا. میں آپ کو کہوں ایک بار کہ میں تقریباً بہت دیر تک ہم کشمیر ریلیٹڈ ایشوز کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. ایک زمانے میں آرٹیکل 370 پر یہاں 22-25 سال بات کرنا اینٹی آزادی اور اینٹی موومنٹ مانا جاتا تھا. Nobody would discuss it. No academic institution in Valley had ever, even after 1996 جب نیشنل کانفرنس نے وہ ریزولوشن بھی بنائے, جب کمیٹیز بھی بنی, no party could deliberate on it and discuss it in Kashmir Valley. لہذا اس چیز کو آپ ایموٹیو ایشو نہیں کہیں گے. اچھا واٹ از ویری امپورٹنٹ, اور جموں میں بھی یہ ڈسکس کرنا بڑا مشکل ہو گیا فار ادر ریزن. جی بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ریزنز. کیونکہ وہاں پر ڈفرنٹ ریزن. ایک بات ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایموٹیو ایشو یہ شاید اس وقت بنا جب آپ کو لگا کہ یہ اٹ ہیز گون, پورا سکیلٹن جو اس کا ہے اٹ ہیز ایکچولی بین رائٹلی اور رانگلی, لیگلی, انلیگلی, کانسٹیٹیوشنلی اور انکانسٹیٹیوشنلی. سوری مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا جو وقت ہے, چونکہ یہ ایک ایسی ڈسکشن جو چلتی ہی رہے گی, بٹ اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب مجھے یہاں پہ آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کروں اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.